लगातार रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे कहीं भी हो। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एडवोकेट तुलिका प्रकाश जी। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो राबिया का केस हुआ, राबिया के केस में मर्डर किया गया, मर्डर करने के बाद उसको हरियाणा स्टेट में फेंक दिया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? क्या परिजनों को क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि मामला तूल पकड़ता जा रहा है? दीपक, मैं ये जानकारी देना चाहूँगी कि एज अ लॉयर, चूँकि मैं पूरा केस आपसे समझ लिया, तो देखिए होता क्या, प्रक्रिया क्या होती है, कानूनी प्रक्रिया। जब भी किसी भी प्रकार का अपकृत्य होता है, वाई ओनली गैंगरेप होना एक स्टेट के अंदर, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और फिर बॉडी को उठा के मर्डर करके कहीं डिस्पोज ऑफ कर देना, इसमें कानूनी प्रक्रिया इस हिसाब से होगी कि पहली बात तो ये कि जो भी परिजन है उस लड़की के, उनको जाना चाहिए वहाँ का जो लोकल थाना है जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है, उस थाने में जा कर के कंप्लेंट करो, उस थाने में गए कि नहीं गए। दूसरा, जहाँ बॉडी मिली है उस थाने में भी खबर जाएगी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जाएगी कि एक डेड बॉडी मिली है। अब मान लीजिए कि हरियाणा में मिली बॉडी, तो हरियाणा पुलिस को तो उसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा क्योंकि बॉडी वहाँ पे मिली है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस है जहाँ पे ये अपकृत्य हुआ है, उसका बहुत बड़ा रोल है। तो मान लीजिए कि ऑफिस के इर्द गिर्द हुआ था, सिविल डिफेंस के लोग इन्वॉल्व हैं, ये वो है, जिस जगह ये घटना हुई है उस जगह का जो थाना है उसका क्षेत्राधिकार है कि वो कंप्लेंट रिसीव करे, इन्वेस्टिगेट करे। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए आपको जाना कहाँ है, ठीक है। तो इस केस में हरियाणा पुलिस का भी जुरिस्डिक्शन बनता है, दिल्ली पुलिस का भी जुरिस्डिक्शन बनता है। दूसरी चीज़, अगर एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है, बहुत कम लोग को ये पता है कि महिला थाना अलग से बनाया गया है। महिला थाना क्यों बनाया गया? क्योंकि जब भी किसी महिला के खिलाफ अन्याय हो रहा है तो आप डायरेक्टली महिला थाना पे जा सकते हो। तो उनके माताजी पिताजी जहाँ भी रहते हैं, उनके परिजन जहाँ भी रहते हैं, उस क्षेत्र का जो महिला थाना है वहाँ जा कर के अपनी बेटी के लिए गुहार करें न्याय की, वहाँ से एफआईआर दर्ज कराएं। और किसी भी फोरम पे आप जाओ तो पिछले फोरम पे जाने के लिए कोई रोक नहीं है। भाई आप तो हाथ पैर मारोगे, आपको न्याय चाहिए ना, तो आप हाथ पैर मारो, हर जगह मारो और अपनी बात को कहो, मजबूती से कहो। दूसरी चीज़, जो महिला आयोग है जसोला में ऑफिस है, तो आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन उसमें जाइए, वहाँ अपनी बात कहिए कि हम एफआईआर दर्ज कराना चाह रहे हैं, नहीं हो रही है, वहाँ रिटन कंप्लेंट दीजिए। एनसीडब्ल्यू सक्रिय हो जाता है इन सब मामलों में, वो बाकायदा पुलिस से रिपोर्ट मांगता है कि क्यों इस तरीके का इतना जघन्य जब अपराध होता है उसमें आप क्यों नहीं कर रहे हो एफआईआर। उसके अलावा आप मानव अधिकार आयोग पे जाइए जो कि दिल्ली में है, आप ये बात कहिए। क्यों? क्योंकि ये मानव अधिकारों का हनन है कि एक स्त्री है, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी जा रही हैं और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, मतलब उसका मर्डर हो जाता है और कोई सुनवाई नहीं है। मैम, कहा जा रहा है कि 50 चाकू से ज़्यादा चाकू से उसको, तो जब 50 से ज़्यादा चाकुओं की इंजरी है, इट ऑल्सो गोज टू शो कि जिस किसी ने भी अपकृत्य किया है वो बहुत ही, जैसे कहते हैं विक्षिप्त, जैसे होता है, विक्षिप्त तो गलत शब्द होगा, पर बहुत ही क्रूर किस्म का व्यक्ति है ना, कि आपने एक अपकृत्य तो किया ही किया, लेकिन आपने उसको बुरी तरीके से जख्मी भी किया है, ठीक है। तो ये बहुत ही सीरियस केस है। तो प्लीज़ मानव अधिकार आयोग में जाओ, अपनी बात को कहो। आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, माइनॉरिटी कमीशन में जाओ, अपनी बात जा करके कहो। तो मोर्चे बहुत सारे हैं दीपक, लेकिन लोग समझ नहीं पाते जाना कहाँ है। और प्रॉब्लम ये होता है जब आप लॉयर्स वगैरह के पास भी जाओ, वो सीधे कहेंगे हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ, लेकिन मैं फिर भी नहीं कहूँगी सुप्रीम कोर्ट जाओ। क्यों? क्योंकि जब निचले लेवल पर तुमने अपनी रेमेडीज एग्जॉस्ट नहीं की हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाके क्या होगा? पहले अपनी बात को सही जगह जा कर के बोलो, और फिर भी अगर सुनवाई नहीं है तब फिर आप रिट पिटिशन डाल सकते हो और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हो कि न्याय मिले। मैम, राबिया सैफी उर्फ साबिया सैफी इसका नाम था, जो सिविल डिफेंस में कार्यरत थी। ऑफिस के दौरान, ऑफिस टाइमिंग के दौरान उसको उसकी बॉडी को काट के फेंक दिया गया दूसरी स्टेट में। क्या कुछ कहना चाहोगे मैम कि क्योंकि लगातार आजकल महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है, यौन शोषण किया जा रहा है, चाहे वो घर हो चाहे वो ऑफिस हो, क्या कुछ सलाह देना चाहोगे बाकी महिलाओं के लिए जो लोग बाहर, जो लड़कियां काम करती हैं? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर है कि वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपने बताया कि वो कार्यरत थी कहीं पे जहाँ से उसे किडनैप किया गया, इस तरीके की जगह ने एक घटना होती है, तो पुलिस को ये भी सबसे पहली चीज़ है एफआईआर दर्ज हो। जैसे मैंने कहा कि इस पे कोई रोक नहीं है कि दिल्ली पुलिस एक्शन लेगी कि हरियाणा पुलिस, दोनों इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि घटना एक जगह हुई गैंग रेप की और मर्डर करके उसको फेंका दूसरी जगह गया, तो दोनों जगह की पुलिस को कोऑपरेट करना पड़ेगा। बट बेसिकली दिल्ली पुलिस को सक्रिय होना पड़ेगा क्योंकि जो उसका ऑफिस था वो भी दिल्ली में ही था। तो नंबर 1 तो वो हो गया। नंबर 2 ये हो गया कि जो यौन उत्पीड़न है, इससे संबंधित कानून 2013 में आ चुका है।
जिसे जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013। अब उसमें ऑलरेडी ये चीज़ दिया हुआ है कि कभी भी कोई भी महिला कर्मचारी है, किसी भी परिसर में काम कर रही है, कॉर्पोरेट ऑफिस में जैसे भी काम कर रही है, अगर वहाँ किसी भी प्रकार की ऐसी कोई अनवेलकम एक्ट है, कोई इनअप्रोप्रिएट जेस्चर है, आंखों से देखना, दीवार के किनारे ढकेल देना, कोई अभद्र कमेंट करना, पोर्नोग्राफिक मटेरियल दिखाना, कोई ऑब्सिनिटी करना, ये सारी चीज़ें यौन उत्पीड़न में आती हैं। पुलिस को ये भी इन्वेस्टिगेट करना होगा क्या राबिया के साथ कुछ ऐसा चल रहा था सालों से या महीनों से या कुछ दिनों से, जहाँ जो लोगों ने ये जघन्य अपराध किया है कि वो उसको धीरे धीरे हैरेस कर रहे थे और कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब कर रहे थे। हो सकता है उसको पहले से साइंस मिल चुके हों कि उसके साथ इतनी बड़ी घटना होने वाली है। इकलौती लड़की थी घर में, घर का जो पालन पोषण कर रही थी वो लड़की ही कर रही थी, कोई उसके आगे पीछे अब कोई नहीं है जो घर का खर्चा कोई चला पाए। हाँ, तो अब आप खुद समझ लो। देखो, यौन उत्पीड़न के जो मामले होते हैं वर्क प्लेस में, वो क्यों होते हैं? कोई लड़की है, बहुत गरीब है, वो 2000-4000 रुपए कमा रही है। जब उसका जो सुपीरियर होता है, मालिक होता है या साथ का कोई कर्मचारी है जो कि इस पोजीशन में है कि उसे पता है कि ये किसी तरीके से लाचार है, मजबूर है, इसके लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या करता है, उस लाचारी का फ़ायदा उठाता है और उसको तरह तरह से परेशान करना शुरू करता है, हैरेस करना शुरू करता है। वो कहीं ना कहीं ये रीड कर लेता है कि लड़की घर जा रही है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है इसको बचाने वाला, एक बूढ़ी माँ है, एक बूढ़ा बाप है, प्रॉबेबली दे आर नॉट इन अ पोजिशन कि वो कोई इसको बचा सके या कुछ कर सके। तो वो उस लड़की का गैंगरेप एक रात की कहानी नहीं है, उसके पीछे 6 महीने की प्रिपरेशन, 8 महीने की प्रिपरेशन होती है। कोई है जो उसे वॉच कर रहा है, जो रोज़ उसे देख रहा है कि ये लड़की कमज़ोर घर से आ रही है, इसको पैसे की अति आवश्यकता है, मैं बदतमीजियाँ करूँगा, ये झेलेगी, मैं ये बदतमीजियाँ करता चला जा रहा हूँ ओवर अ रिपीटेड पीरियड ऑफ टाइम, और अब मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं कुछ भी करूँ ये लड़की नहीं जाएगी जॉब छोड़ करके, क्योंकि वो पैसे 2000 रुपये उसके लिए इतने इंपॉर्टेंट है, वो कैसे जाएगी छोड़ करके ये जॉब। तो अब मैं इसका गैंगरेप भी कर दूं, क्या फ़र्क पड़ता है? मैम, निर्भया जैसे कांड लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो 4 साल की लड़की है, 6 साल की लड़की है या 15 साल की लड़की है, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्या हमारे इंडियन लॉ को भी कुछ स्ट्रिक्ट होना चाहिए या कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए? देखिए, मैं बताऊं दीपक, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अभी तो मीडिया बहुत सक्रिय हो गया है और अभी जिस भी लेवल पे, लेकिन पहले से ज़्यादा शिक्षित हैं लोग, अब केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। पहले तो केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते थे। सामाजिक एक वो जो ढांचा बनाया गया है सदियों से, उसमें क्या था, औरत को पर्दानशी क्यों रखा जाता था? पर्दे के पीछे औरत के साथ कुछ भी करो उसकी कोई सुनवाई नहीं है, तो क्राइम रिपोर्ट कहाँ से होगा? क्या चाइल्ड अब्यूज़ पहले नहीं हो रहा था? कि सेक्सुअल अब्यूज़ पहले नहीं हो रहा था? कि डोमेस्टिक वायलेंस पहले नहीं हो रहा था? कि मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम्स पहले नहीं हो रहे थे? पहले भी हो रहे थे, लेकिन एक होता है ना घर की इज्जत, घर का सम्मान, ये कह करके औरतों को ऐसा कंडीशन किया गया कि सालों साल वो उस उत्पीड़न को सहती रहीं और उसी को अपनी जीवन समझ लिया कि यही मेरा जीवन है, मैं इसके बियॉन्ड नहीं हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे विमेन एम्पावरमेंट के सब्जेक्ट पे बात हो रही है, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, ग्लोबली लोग खुल करके सामने आ रहे हैं। तो ये जो क्राइम रिपोर्ट हो रहे हैं पहले भी हो रहे थे, पहले आपको पता नहीं चलता था, ये घर के अंदर थे। तो ऐसा नहीं है कि नंबर आज ज़्यादा हो गए, आपको कैसे पता कि पहले नंबर ज़्यादा नहीं थे, है ना? दूसरी चीज़ यह है कि जो बच्चियाँ एक्सप्लॉइट हो रही हैं, जो भी हो रहा है, मैं बार बार कहती हूँ कि जो अभिभावक हैं आज के ज़माने में, सब लोग पैसे कमाने में बहुत बिजी हैं, सब लोग को ये है कि हम बेहतर से बेहतर लाइफ लीड करें, हॉलीडेज़ के लिए यहाँ जाएँ वहाँ जाएँ, नहीं, डेली बेसिस पे अपने बच्चों पे नज़र रखो, अपनी बच्चियों, मैं तो कह रही हूँ अपने बेटों पे भी नज़र रखो। आज की डेट में 5 साल की बच्ची और बच्चा दोनों ही उतने वल्नरेबल हैं, ठीक है ना? तो ये भी कहना गलत है कि सिर्फ लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। अपने बच्चों पे निगाह रखो, उनकी परवरिश अच्छी करो, उनके साथ वक्त बिताओ, उनसे बातें करो, उनके बारे में जानो कि स्कूल में गए तो स्कूल में क्या हुआ, दिन कैसा था, किन लोगों से मिले, किसने कैसा बिहेव किया, नहीं किया, प्यार से उनसे बातें जानो। हम अकेले छोड़ देते हैं बच्चों को, टीवी चल रहा है, नौकरानी रख दी है, वो देख रही है, ये वो हो क्या रहा है? आपकी निगाह में आपका बच्चा है ही नहीं है, तो कोई भी आके उसे अटैक कर सकता है। ये प्रॉब्लम, पीड़ित होता है, कोई प्रताड़ित होता है और वो पुलिस में जाके कंप्लेंट देना चाहता है, तो अक्सर सुनने में आता है और केसेस भी देखने में आते हैं कि पुलिस उनकी कंप्लेंट्स नहीं लिखती है। तो क्या कुछ पुलिस प्रशासन के लिए कहना चाहोगे? पुलिस प्रशासन के लिए अभी रिसेंटली मेरी बात भी हुई थी, मुझे सम्मानित किया गया रिसेंटली, अभी इन्फ्लुएंशियल वुमेन अवार्ड्स हुआ है, तो वहाँ पर डीसीपी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मिस्टर जितेंद्र मनी त्रिपाठी से। उनसे मैंने डिस्कस किया कि सर मैं वर्कशॉप्स करना चाहती हूँ जहाँ पर पुलिस से भी इस बारे में बात करें कि कितना बड़ा भरोसा आपके ऊपर पब्लिक करती है और कितने बड़े रोल को आप कर रहे हो, शायद उस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको कानूनी तौर पे इतना पावर मिला है कि आप किसी के बिहाफ पे उसकी लड़ाई लड़ सको, कि सच को सामने ला सको। तो जब कोई रोता हुआ आता है तो उसकी कंप्लेंट तो ले लो भाई,
अगर उसमें सत्य नहीं होगा वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, है ना। या कम से कम 5 मिनट बैठ करके एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लो कि भाई तुम्हें क्या कहना है, या बहन तुम्हें क्या कहना है, लाओ से हम खोल के देख लेते हैं, तुम्हारी बात सुन लेते हैं। राबिया सफ़ी के परिवार वालों को क्या कुछ कहना चाहोगे मैम? पहली बात तो ये, मेरी संवेदनाएं उस पूरे परिवार के साथ, मैं उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़ी हूँ। और मेरा बार बार निवेदन है कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन, जो माइनॉरिटीज़ कमीशन है, मानव अधिकार आयोग है, आप लोग हर जगह जाओ, कंप्लेंट की कॉपीज़ दो और अपनी बात को कहो, पीछे मत हटो। और मोर्चा वगैरह ठीक है, होता रहेगा, पब्लिक आपके सपोर्ट में है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया होती है दीपक, उसको फॉलो करो, ज़रूर फॉलो करो और आपकी सुनवाई होगी, ये मैं गारंटी कर रही हूँ। मैंने देखा है दिल्ली पुलिस बहुत कोऑपरेट करती है, लेकिन पहला रोल आपका है कि अपनी बात को लिखित में करके दो, अपने सच को क्लियरली बोलो। इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस का काम है, फालतू में घर बैठ करके मैं कहूँ कि चाकू मिला कि नहीं, पिस्तौल मिली कि नहीं, ये सब बेकार की बातें, उस पर मैं कमेंट भी नहीं करूँगी। दैट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस, बट गो एंड लॉज योर FIR फर्स्ट। मैंने जैसे बताया, महिला थाना जो है आपका लोकल, आपके जिस एरिया में पड़ता है महिला थाना, वहाँ पर जाओ, NCW में जाओ, NHRC में जाओ। हरियाणा पुलिस को भी इसमें कोऑपरेट करना होगा क्योंकि बॉडी उधर की तरफ मिली है। दिल्ली पुलिस का तो मेन रोल है, बिकॉज दैट ऑफेंस ऑफ गैंग रेप हैज़ बीन कमिटेड विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट रेलिवेंट थाना, तो वो तो होना ही होना है, आज नहीं तो कल होना है। पर जो परिजन हैं उनको अपनी बात कहनी पड़ेगी। प्लीज़ गो एंड डू द नीडफुल, सारे मोर्चों पे जाओ और अपनी बात को कहो, जितने भी मैंने आयोगों के नाम लिए, सब जगह जाके अपनी बात कहो। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज़ 100 के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब देखना होगा आने वाले समय में कि किस तरह से राबिया के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और राबिया के परिवार वालों को कब तक न्याय मिलेगा। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें लाइव न्यूज़ 100 के साथ। मैं हूं दीपक शर्मा, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ।